Hello friends, क्या हाल चाल? I hope you people are fine, taking care of your health, and I'm doing great. I'm CS Sachin Gupta, your host, dost for the subject of taxation. Friends, tax at the inter level or the executive level is basic. लेकिन जब हम टैक्स को फाइनल लेवल या प्रोफेशनल लेवल में पढ़ते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट भी क्या करता है कि एग्जीक्यूटिव लेवल और इंटर लेवल पे जो टैक्स होता है वो बेसिक्स होता है, फंडामेंटल्स होता है। क्योंकि स्टूडेंट पहली बार टैक्स को पढ़ रहा होता है तो वहाँ पर भी इंस्टीट्यूट चाहता है कि उस पर थोड़ी बेसिक नॉलेज रखी जाए, उसको कैलकुलेशन आ जाए, टैक्स की कंप्यूटेशन आ जाए, रिटर्न क्या होती है वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे ही आप अपने 50% लेवल को क्लियर करते हैं, एग्जीक्यूटिव इंटर लेवल को क्लियर करते हैं और प्रोफेशनल फाइनल लेवल पे आते हैं, टैक्स तो वही होता है लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर बारीकनेस और प्रैक्टिकल एलिमेंट्स आ जाते हैं, थोड़ा इन डेप्थ रिसर्च हो जाती है। ये वही वाली बात है, जैसे आप कह लीजिएगा कि जैसे एक डीप स्विमिंग होती है और एक शैलो स्विमिंग होती है। तो जब हम स्विमिंग सीख रहे होते हैं तो थोड़ा हम शैलो वाटर्स में स्विम करते हैं, लेकिन जब हम महारत हासिल हो जाती है थोड़ी हमारी शैलो वाटर्स में, तो हमें डीप वाटर में स्विमिंग सीखनी पड़ती है। तो इसी प्रकार से दोस्तों, टैक्सेशन एट द एग्जीक्यूटिव और इंटर लेवल इज बेसिक्स, and at the professional or at the final level it is expert knowledge which is required from the student by the institute. तो दोस्तों, टेक्स्ट जो मैं लास्ट 15 ईयर से पढ़ा रहा हूँ फेस टू फेस और ऑनलाइन मोड से, अब बिकॉज ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन फेस टू फेस तो पॉसिबल है नहीं। ऑनलाइन में दोस्तों मैं हर मोड में अवेलेबल हूँ टैक्सी क्लासेस के लिए। पेन ड्राइव हो गई, गूगल ड्राइव हो गई, या लाइव क्लासेस ऑनलाइन भी पॉसिबल हैं। सबके अपने अपने बेनिफिट्स हैं, अपने अपने कह लीजिएगा कुछ डीमेरिट्स हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन मेथड के अंदर फेस टू फेस, ऑनलाइन में फेस टू फेस यानी कि ऑनलाइन में लाइव क्लास इज मच बेटर। क्या होता है दोस्तों, हम लोगों के सिर पर कोई प्रेशर होना, कहीं जाना है कहीं आना है, जैसे घर में याद करिएगा दोस्तों, किसी को आना होता है घर के अंदर तो उस दिन घर चमक जाता है। अगर घर में किसी को नहीं आना है तो हम वही फटे पुराने कपड़े पहन के बैठे हुए हैं और कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से जब हम पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव लेते हैं, उससे हमें क्या होता है, क्लासेस तो वही मिल जाती हैं लेकिन एक प्रेशर नहीं होता, एक डर नहीं होता। लेकिन जब हम लाइव क्लासेस ऑनलाइन लेते हैं उसमें हमें थोड़ा सा ये होता है कि हमें टाइम से उठना है, टाइम से तैयार होना है, टाइम से पढ़ना है। टीचर के पास कैमरा भी है, वो हमें देख सकता है, हम उसको देख सकते हैं। तो वो फटे पुराने कपड़े पहन के बैठना मुश्किल है, थोड़ा सा सुसज्जित होके आप बैठोगे, उससे क्या होगा, टेंशन अपने आप आएगी। समझिएगा, लाइव क्लासेस में आपका शोर भी आ रहा होगा तो आप पीछे वालों को बोलोगे कि भाई शोर मचाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से तो, मेरे पर्सनल ओपिनियन ये मानो तो लाइव क्लासेस ऑनलाइन में हमेशा बेहतरीन है, बेटर ऑल्टरनेटिव है। लेकिन दोस्तों वही चॉइस आपकी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि प्रोफेशनल और फाइनल लेवल पे थोड़ा सा एक्सपर्ट नॉलेज की आवश्यकता होती है, लेकिन अपनी क्लासेस के अंदर दोस्तों मेरी इंटेंशन ये रहती है कि हम बेसिक से ही शुरू करें, चाहे प्रोफेशनल लेवल पे हैं चाहे फाइनल लेवल पे हैं, लेकिन हम बेसिक से शुरू करें। क्योंकि जो बिल्डिंग होती है दोस्तों, उसकी अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होती है ना, तो उसकी जो बिल्डिंग की जो इमारत है वो स्ट्रांग बनती है। तो इंटेंशन अब हमारी क्लासेस में यही रहेगी, लाइव क्लासेस हो या फेस टू फेस या व्हाट यू कॉल पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव हो, कि हम बेसिक से शुरू करें और अपने प्रोफेशनल और फाइनल लेवल तक पहुंचे। क्योंकि फंडास अगर हमारे क्लियर हो गए ना, तो बाद में हमें गाड़ी को फिफ्थ गियर में डालने में मुश्किल नहीं होगी। तो दोस्तों ये बात याद रखिएगा। आपके प्रोफेशनल या फाइनल लेवल पे जीएसटी का टॉपिक भी है दोस्तों, बहुत अच्छा टॉपिक है, और जीएसटी के अंदर बहुत डिटेल्ड में बात की गई है। हो सकता है आपने जीएसटी अपने एग्जीक्यूटिव या इंटर लेवल पे पढ़ा होगा, लेकिन प्रोफेशनल और फाइनल लेवल पे जीएसटी भी होता है, और जीएसटी में थोड़ा इन डेप्थ रिसर्च हमें ज्यादा करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं अब क्या करने वाला हूं, आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आपको टैक्स में अच्छे नंबर लेके आने हैं, अभी तक आपके आए हैं बहुत बढ़िया, और इससे भी बेटर अगर नंबर आप चाहते हैं तो आप बिल्कुल मेरे बताए रास्ते पे चलिएगा। जिस प्रकार से हम स्पीड पकड़ेंगे, जिस प्रकार से हम सिस्टम्स को बनाएंगे, उसी को फॉलो करिएगा। वी विल बी कंडक्टिंग लाइव टेस्ट, वी विल बी कंडक्टिंग लाइव डेमो टेस्ट, एंड एवरीथिंग वी विल बी डूइंग इन द क्लास, एवरीथिंग। बस आपको क्या करना है, अपनी फुल अटेंशन देनी है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा
प्रोफेशनल लेवल या फाइनल लेवल के अप्रोच के बारे में बताऊं, उससे पहले मैंने आपको हमेशा ही बताया दोस्तों, थोड़ा सा हम बेसिक लेवल पे पहले स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि अगर हमें हमारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं तो हमें प्रोफेशनल लेवल या फाइनल लेवल का जो टैक्स है उसको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं जैसे आपको एक जीएसटी का टॉपिक आज 15-20 मिनट में थोड़ा सा एक रूबरू करवा रहा हूं। हो सकता है कुछ बच्चों ने जीएसटी को पढ़ा भी होगा एग्जीक्यूटिव लेवल पे, इंटर लेवल पे, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चों ने वो पढ़ ही लिया होगा। फिर भी दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बनती है कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तो प्रोफेशनल लेवल पे भी मार्क्स लाना कोई मुश्किल का काम नहीं है। जरा एक बार हम बात करेंगे जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दोस्तों आपको पता ही है ये लागू हो गया है 1/7/2017 से हिंदुस्तान के अंदर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1/7/2017 से लागू हो गया है। दोस्तों पढ़ने की एक अप्रोच तो ये होती है कि आप हमेशा रट्टा मारते रहिएगा, याद करते रहिएगा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ गया है। वो लगता है गुड्स पे भी लगता है, सर्विस पे भी लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाती है जी और स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है। दूसरी अप्रोच जो मेरी क्लासेस में रहती है कि ना, हम गुड्स और सर्विस टैक्स पढ़ने से पहले ये पता लगाएं कि पुराने सिस्टम के अंदर क्या खामियां थी और पुराने सिस्टम की खामियों को दूर कैसे किया गया जीएसटी के अंतर्गत। तो आइए दोस्तों एक बार हम पहले अपना ओल्ड सिस्टम, क्योंकि वो दोस्तों हो सकता है आपने पढ़ रखा होगा, अगर वो सिस्टम की थोड़ी सी आपको कमियां मैं बता दूंगा तो आपको जीएसटी समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये ब्यूटीफुल पीस ऑफ टैक्स है, ब्यूटीफुल लॉ सरकार ने बनाया है। उसके लिए मैं पहले आपको थोड़ा सा एग्जिस्टिंग सिस्टम जो जीएसटी आने से पहले था, तो मैं बोलूंगा प्री जीएसटी सिस्टम। प्री जीएसटी सिस्टम, प्री जीएसटी सिस्टम में क्या होता था दोस्तों? प्री जीएसटी सिस्टम में 2-3 बातें याद रखिएगा। आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें क्या लिखा है? नो टैक्स शैल बी लेवीड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। यस, नो टैक्स शैल बी लेवीड। देखो लॉ के अंदर आपको एक्ट तो पढ़नी है, चाहे टैक्स लॉ हो या कोई भी, साथ में कॉन्स्टिट्यूशन के भी प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा बेस है। जितनी भी एक्ट्स बनती है हमारे हिंदुस्तान के अंदर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन है। हम सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन है, चाहे प्रधानमंत्री साहब हो, चाहे आपका कोई जज हो, चाहे आपका कोई पुलिस ऑफिसर हो, चाहे मैं हूं, चाहे टीचर हो, सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बंधे हुए हैं और सबको कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना है। तो आर्टिकल 265 में क्या लिखा है? नो टैक्स शैल बी लेवीड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो अगर हिंदुस्तान में कोई टैक्स लगना है तो वो बिना कानून की परमिशन के लग नहीं सकता। बहुत सिंपल बात है। और जो ये लॉ है या जो कानून है ये आपका लिखा हुआ है आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कितनी हम बारीक पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। ये बातें अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो आप प्रोफेशनल लेवल पे बताइए मार्क्स कैसे लेके आएंगे? देखो जी, मार्क्स लाने के लिए 2 ऑप्शंस हैं, एक है रट्टाफिकेशन अप्रोच और दूसरी अप्रोच है आपकी अंडरस्टैंडिंग की अप्रोच। अच्छा, रट्टाफिकेशन से हो सकता है आप पास तो हो जाओ लेकिन अच्छे नंबर नहीं आएंगे। आपके 90 नंबर लाना चाहते हैं, 95 नंबर लाना चाहते हैं, वो है अंडरस्टैंडिंग की अप्रोच। लेकिन अंडरस्टैंडिंग की अप्रोच के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, मेरी मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन मैं रेडी हूं उस मेहनत को करने के लिए। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स, फाउंडेशन बना रहे हैं, नींव डाल रहे हैं। तो आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? वो कहता है कि भाई सुनिए, जो हमारी पार्लियामेंट है वो सेंट्रल लॉज या पूरे होल ऑफ इंडिया पे लॉ बनाएगी, होल ऑफ इंडिया पे या पार्ट ऑफ इंडिया पे लॉ बनाएगी, और जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं वो होल ऑफ द स्टेट, होल ऑफ स्टेट या पार्ट ऑफ द स्टेट पे लॉ बनाएंगी।
तो यानी कि पार्लियामेंट का मतलब हो गया जी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है ना जी पार्लियामेंट, या मतलब आप अंडर आता नहीं आता, कॉन्सेप्ट समझिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है पार्लियामेंट को। कंट्रोल मींस सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ लाती है पार्लियामेंट के माध्यम से, तो पार्लियामेंट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी, पार्लियामेंट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी। और स्टेट लेजिस्लेचर इज कवर्ड अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल साहब हो गए, यूपी की बात करें तो योगी गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल में मोदी जी हैं आपके। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट लेजिस्लेचर के माध्यम से पूरे स्टेट के अंदर लॉ या एक पार्ट ऑफ द स्टेट में लॉ ला सकती हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में या पार्ट ऑफ द इंडिया में लॉ ला सकती। यही बीच था, यही उस प्रॉब्लम का बीच था जिस प्रॉब्लम के कारण जीएसटी को देश में लाना पड़ा। दैट इज द पॉइंट। तो ये आर्टिकल 246 ही था जो रोग की जड़ था, अगर आप कह सकते हो। देखो ये बात आपने कभी नोटिस नहीं करी, क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम नहीं पता होगी सॉल्यूशन नहीं आने वाला, ये तो बात क्लियर है दोस्तों। देखो 50 मार्क्स, 55 मार्क्स, 60 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन 90 लाना, 95 लाना, 100 आउट ऑफ 100 लाना, उसके लिए आपकी नॉलेज, खाली नॉलेज नहीं चाहिए, आपकी एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए। वही मैं आपको समझा रहा हूं। तो अगर आपने आर्टिकल 246 की कमियां नहीं पढ़ी होती तो जीएसटी समझ ही नहीं आ सकता। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स क्यों आए, उनका लॉजिक क्या है। तो यहां प्रॉब्लम थी ये, क्योंकि डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी था, डिवीजन ऑफ लॉ था, डिवीजन ऑफ लॉ था कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मुद्दों पे लॉ लाएगी और स्टेट गवर्नमेंट अपने मुद्दों पे लॉ लाएगी। अब यही तो होता है भैया। अब जब अलग अलग होता है, मम्मी ये करेंगी पापा ये करेंगे, तो सापे होंगे ना, अगर मिलकर कर ले तो। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई, सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हीं मुद्दों पे लॉ लेके आएगी जो यूनियन लिस्ट के हैं, और स्टेट गवर्नमेंट उन्हीं मुद्दों पे लॉ लाएगी जो स्टेट लिस्ट के हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूं, उस वक्त की बात जब जीएसटी नहीं आया था, उस वक्त मैं आपको कुछ प्रमुख यूनियन लिस्ट के एंट्रीज बता रहा हूं और स्टेट लिस्ट की एंट्रीज बता रहा हूं जिस पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस लगाते थे। चला दोबारा से एक बार रिकैप करें। 265 ने क्या कहा कॉन्स्टिट्यूशन के, भाई हिंदुस्तान में कोई टैक्स लगाना है ना, बिना कानून की अनुमति के नहीं होगा। आर्टिकल 246 में क्या लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट होल ऑफ इंडिया पे कानून लगा सकती है या पार्ट ऑफ इंडिया पे कानून लगा सकती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पूरे हिंदुस्तान में या पार्ट ऑफ द स्टेट पे लॉ ला सकती है। अच्छा, वो लॉ लाने के लिए लिस्ट बनाई गई है और वो है शेड्यूल 7, शेड्यूल 7 ऑफ आर्टिकल 246, शेड्यूल 7 ऑफ आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 से शेड्यूल 7 में वो लिस्ट बनाई गई थी। वही क्या कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट के आइटम्स पे लॉ लेके आएगी, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के आइटम्स पे लेके आएगी। उस वक्त जब जीएसटी नहीं आया था, देखिएगा, एक थी एंट्री नंबर 83। एंट्री नंबर क्या है भैया, ये लिस्ट जो है ना, ये आपके एक तरीके से कॉलम्स हैं, एक तरीके से कह लीजिएगा व्हाट डू कॉल, ये बताते हैं आपको कि यूनियन लिस्ट के जो आइटम्स हैं उन पे लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट लाएगी। तो यूनियन लिस्ट इज लाइक अ अकाउंट, जहां पर जो जो बातें लिखी हैं वो फुलफिल सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। तो एंट्री नंबर 83 में लिखा है जी कस्टम ड्यूटीज, कि भाई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा ना गुड्स का। अच्छा, यहां पर हम लिख सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इंडिया में गुड्स आए, इंडिया से गुड्स गए, इंडिया से गुड्स आए तो इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और इंडिया से गुड्स गए तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी बात, एंट्री नंबर 84, एक्साइज ड्यूटी लगाएगी, यस, सेंट्रल गवर्नमेंट, किस पर, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। और कौन से गुड्स पे नहीं लगा सकती, एल्कोहलिक
लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और दूसरा है आपका ओपियम एंड नारकोटिक्स। ओपियम और नारकोटिक्स, ओपियम वो जो ये ड्रग्स एंड ऑल जो होता है ना, हीरोइन, चरस, गांजा इत्यादि, उनके उत्पादन पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस नहीं लगा सकती। तो एंट्री नंबर 83 में हिंदुस्तान में गुड्स आए, सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगी। हिंदुस्तान से गुड्स गए, एक्सपोर्ट ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। हिंदुस्तान के अंदर गुड्स का उत्पादन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूटी लगाएगी। उस ड्यूटी का नाम था एक्साइज ड्यूटी। और किस पे नहीं लगाएगी? दो आइटम्स पे, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बियर, वोडका, रम, पीने वाली, ह्यूमन कंजम्पशन, इंसानों की कंजम्पशन के लिए। अगर इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के अल्कोहल बनती है, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के अल्कोहल बनती है, उस पर ड्यूटी लगाने की पावर नहीं है। और ओपियम और नारकोटिक्स जो ये ड्रग्स इत्यादि होते हैं, इन पर भी मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी लगाने की पावर नहीं है। अच्छा जी, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अलावा भी कोई टैक्स लगाती थी? अच्छा, मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहा हूं, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, तो मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं। इसके अलावा टैक्स लगाती थी जी, इनडायरेक्ट टैक्स आपका सीएसटी, इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। ये थी आपकी एंट्री नंबर, यस, एक सेकेंड दोस्तों, अगर हम इसको इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, एंट्री नंबर 92A, टैक्स ऑन इंटरस्टेट सेल ऑफ गुड्स। और वो टैक्स कौन सा होता था? सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। कि भाई एक दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से तमिलनाडु, तमिलनाडु से केरला, केरला से कर्नाटका, कर्नाटका से मान लीजिए मुंबई, महाराष्ट्र। तो जब इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स होती थी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, इंटरनेशनल मूवमेंट पे कस्टम ड्यूटीज, इंटर स्टेट मूवमेंट्स पर सीएसटी। और एक प्रमुख टैक्स और था, याद करिएगा, एंट्री नंबर 97 के माध्यम से लगता था, वो था जी सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स, सर्विसेज पे जो टैक्स लगता था, टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज, टैक्स ऑन व्हाट यू कॉल प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो ये आपके चार प्रमुख टैक्सेस थे जी सेंट्रल गवर्नमेंट के, जीएसटी आने से पहले। अब जब स्टेट गवर्नमेंट के कौन से टैक्सेस थे? एक था आपका एंट्री नंबर 52, ये था आपका एंट्री टैक्स ऑब्लिक ऑक्ट्राई। जब स्टेट के अंदर दूसरी स्टेट से, चुंगी टैक्स कह लीजिएगा, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर गुड्स आए तो उस वक्त लगता था एंट्री टैक्स या ऑक्ट्राई। एक टैक्स था एंट्री नंबर 51 के माध्यम से, एंट्री नंबर 51 के माध्यम से, वो था जी टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग। और वो जो दो आइटम थे ना, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और ओपियम और नारकोटिक्स, इसकी उत्पादन पे टैक्स लगाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट की थी, एंट्री नंबर 51। तो टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड ओपियम एंड नारकोटिक्स। तो जरा देखिएगा, तो एंट्री नंबर 51 के माध्यम से, यानी कि अगर एसी, टीवी, फ्रिज हिंदुस्तान में उत्पादन होते हैं तो उस पर एक्साइज कौन लगाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन अगर बियर, वोडका, रम, विस्की की उत्पादन होता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, हम इसको बोलते थे स्टेट एक्साइज ड्यूटीज, स्टेट एक्साइज ड्यूटीज, SED, स्टेट एक्साइज ड्यूटीज। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मैं प्री जीएसटी एरा की बात कर रहा हूं, मैं नहीं बात कर रहा अभी जीएसटी आया है। मैं उस वक्त की प्रॉब्लम समझाऊंगा जब आपको जीएसटी समझ आएगा। हाँ जी, तो अगर मैं पूछूं एसी, टीवी, फ्रिज, साइकिल बन रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, उसका नाम होता था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी,
CED सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। लेकिन अगर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बन रही है, उत्पादन हो रहा है ओपियम नारकोटिक्स का, तो उस पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती थी एंट्री नंबर 51 के माध्यम से। ठीक है, बात क्लियर। अच्छा, अगर अल्कोहलिक लिकर फॉर इंडस्ट्रियल कंजम्पशन का उत्पादन हो रहा है, अगेन क्या लगेगी? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि ह्यूमन कंजम्पशन पे नहीं है, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है। समझ आ गई बात? आइए, एंट्री टैक्स और ऑक्ट्रॉय, क्योंकि गुड्स एंटर कर रहे हैं आपकी स्टेट में तो आप ये लगाते थे। देखो जी, CST लग गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया जब गुड्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट गए। फिर दूसरी स्टेट में जब गुड्स एंट्री किए तो एंट्री टैक्स। हाँ जी, एक था जी एंट्री नंबर 54 जो कहता था टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स विद इन सेम स्टेट। सेम स्टेट के अंदर गुड्स अगर बेचे जाएंगे तो उस पर टैक्स लगता था। उस टैक्स का नाम बताइए क्या था? वैट। तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स वैट लगाती थी। देखिए, यानी कि गुड्स दूसरी स्टेट से आए, CST लगा, स्टेट में घुसे एंट्री टैक्स लगा, स्टेट में बिके वैट लगा। एक टैक्स और था जी स्टेट गवर्नमेंट का, वैसे तो और भी टैक्सेस हैं, मैं अभी सारे टैक्सेस पे कंसंट्रेट नहीं कर रहा, जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंट्री नंबर 62, और एंट्री नंबर 62 के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी, टैक्स ऑन एंटरटेनमेंट टैक्स, जो मूवी हॉल्स में आप मूवी देखने जाते थे, कंसर्ट्स में। एम्यूजमेंट टैक्स, कोई आप वाटर पार्क या कोई एयर की राइड्स, एम्यूजमेंट। लग्जरी टैक्स, जो आपके जैसे होटल्स में लगता था लग्जरी टैक्स। और बेटिंग और गैम्बलिंग पे जो टैक्स लगता था वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। अब आप नोटिस करोगे कि भाई कुछ टैक्सेस सेंटर के हैं, कुछ टैक्सेस स्टेट के हैं। एक प्रॉब्लम तो मैंने पहले ही बता दी। पहली प्रॉब्लम क्या थी? वो थी आर्टिकल 246 का डिस्टिंक्शन, कि भाई सेंटर का 13, स्टेट का 13, दोनों में कोई मिल बांट की बात नहीं थी। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम आपने नोटिस करा, कस्टम ड्यूटी किस पे है? गुड्स पर। एक्साइज ड्यूटी किस पे है? गुड्स पर। सुनिएगा, स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये भी गुड्स है। ये वैट किस पे है? गुड्स पर। नोटिस करो, एंट्री नंबर 62, ये कोई एंटरटेनमेंट, एम्यूजमेंट, लग्जरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ये कुछ आपकी सर्विसेज हैं, ये मान लीजिए। मेजॉरिटी जो टैक्सेस सर्विसेज पे था वो था सर्विस टैक्स, मेजॉरिटी टैक्स। अब आपको पता ही है किसी भी इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर होता है जी एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर होता है जी एग्रीकल्चर। सेकेंडरी सेक्टर होता है जी मैन्युफैक्चरिंग, और टर्शरी सेक्टर होता है जी सर्विस सेक्टर। आपको पता ही है प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर है ये आउटसाइड टैक्स है, इस पे ना ही इनकम टैक्स है और ना ही कोई आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, मेजॉरिटी बेसिस पर। सेकेंडरी सेक्टर हमारा इंडिया का कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस के बाद कुछ हद तक तो बढ़ा, उसके बाद चाइना ने और दूसरी कंट्रीज ने ऑनस्लॉट के चक्कर में गिरने लगा, समझिएगा मेरी बात। लेकिन जो हमारा टर्शरी सेक्टर है या जो सर्विस सेक्टर है वो हल्के हल्के बढ़ा, और आज ये हालत है कि वो बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। तो भाई टैक्सेस कहां लगाए जाएं? जहां स्कोप ज्यादा है या कम है? ऑब्वियसली ज्यादा है। गुड्स पर तो ऑलरेडी बहुत टैक्सेस लगे हुए थे, सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर तो ऑलरेडी इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, मैन्युफैक्चरिंग है, सेल है, गुड्स बेचने वाला तो ऑलरेडी दबाव में था, और गुड्स की प्रोडक्शन हमारे देश में कम हो रही थी। टर्शरी सेक्टर
या सर्विस सेक्टर है ये ग्रो हो रहा था, और इसमें मात्र सर्विस टैक्स के अलावा कोई और टैक्स ही नहीं था। तो गवर्नमेंट को लगा कि भाई एक ऐसा लगाना चाहिए टैक्स ऐसे सेक्टर पे जहां पर हमें रेवेन्यूज भी तो मिले। और गुड्स और सर्विसेज में क्या फर्क है? जैसे लड़का और लड़की आजकल कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। उसी प्रकार से गुड्स वाले पे तो 50 टैक्स है, सर्विस वाले पे टैक्स नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसा करते हैं, गुड्स और सर्विस के डिस्टिंक्शन ही खत्म कर देते हैं, सेपरेशन ही खत्म कर देते हैं। तो अब एक ऐसा टैक्स लाते हैं जो गुड्स पे भी लगेगा, सर्विस पे भी लगेगा, क्योंकि दोनों ही देश की जो जीडीपी है उसमें सहायक है। और इंडिया तो वैसे ही जुगाड़ में सबसे ज्यादा फेमस है, और जुगाड़ पर टैक्स ज्यादा लग नहीं रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई एक ऐसा टैक्स लेके आएंगे जहां पर डिस्टिंक्शन ना हो। भाई ये एल एक्स पे लगेगा, वाई पे नहीं लगेगा, ये ए पे लगेगा, बी पे नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लगा ये डिस्टिंक्शन करना गलत है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट ये लगाएगी, ये गुड्स पे लगेगा, ये सर्विस पे लगेगा। यही प्रॉब्लम की जड़ थी। देखो जी, छोटा भाई ये करेगा, अब में मिलके काम करो। समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो जब भी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया और आर्टिकल 246 को अमेंड करके आर्टिकल 246 ए एक नया डाला गया, जिसमें लिखा गया भाई जीएसटी मिलजुल के लगाएंगे, और गुड्स पे भी लगेगा और सर्विस पे भी लगेगा। इसकी थी कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट, मेजर एक्ट है जी ये 2016, कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016, जो मील का पत्थर साबित हुई, जिसके कारण कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आए, और जिसके कारण कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आने के कारण जीएसटी का रास्ता साफ हुआ। तो दोस्तों मेजर प्रॉब्लम जीएसटी का आने में यह आ रही थी, या उससे पहले यह थी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस सेंटर के अलग थे, स्टेट के अलग थे। अच्छा, कई स्टेट्स में रेवेन्यू कम था तो सेंटर के आगे कटोरा लेके बैठी रहती थी। समझिएगा मेरी बात, सेंटर के पास ज्यादा टैक्सेस थे, ज्यादा रेवेन्यू आता था, स्टेट्स कहीं ना कहीं लेस पावर थी उनके पास। एक और मेजर लिमिटेशन दोस्तों, सेंटर और स्टेट के टैक्सेस में आपस में क्रेडिट नहीं था। स्टेट का क्रेडिट स्टेट से ले सकते थे, सेंटर का क्रेडिट सेंटर से ले सकते थे। ये वही वाली बात हो गई, आप एक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए, एक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो कूपन है, डिस्काउंट कूपन है, वो एक्स में चलेगा, वाई का वाई में चलेगा, लेकिन एक्स और वाई का कूपन आपस में नहीं चलता था, जिसको हम सैनवेट क्रेडिट कहते थे, आप याद करिएगा, या वैट का क्रेडिट कहते थे। तो वैट का क्रेडिट खाली स्टेट गवर्नमेंट से मिलता था, और सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस का क्रेडिट सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता था। तो गवर्नमेंट को तो ऑब्वियसली ये जो दोस्तों एक और बात याद रखिएगा, स्कूल के अंदर सब यूनिफॉर्म होते हैं, कॉलेज में सब डिफरेंट होते। कॉलेज में कोई बाइक पे आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल, कोई आपकी गाड़ी में आ रहा है, कोई अपने साइकिल पे आ रहा है ना। लेकिन जो स्कूल है सबको बस में ही बैठ के जाना होता है, या कैब वैब अगर करवा रखी है उसमें जाना होता है। सबकी ड्रेसेस सेम होती है, यूनिफॉर्मिटी होती है। तो जब भी गवर्नमेंट ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया वन नेशन वन टैक्स का, वन नेशन वन टैक्स, ये लगाता कौन है जी? कोई पूछे जी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर लगाती हैं। ये किस पे लगता है? गुड्स पे भी लगता है, सर्विस पे भी लगता है। क्या क्रेडिट अलाउड है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में? बिल्कुल अलाउड है जी। तो जब तक हम प्रॉब्लम को नहीं पहचानते सॉल्यूशन नहीं मिलता दोस्तों, ठीक है बात। तो दोस्तों अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि ये जीएसटी जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया, ये है क्या चीज। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, हम स्लोली चलेंगे, क्योंकि इंटेंशन ये है कि आप प्रोफेशनल फाइनल लेवल पे तो हैं, हम सीधा ही पॉलिशिंग नहीं कर सकते। मुझे हर बच्चे को साथ लेके चलना है, मुझे ये चेक करना है कि आपकी नॉलेज कितनी है। तो हम हर क्लास के अंदर, हर लेक्चर के अंदर
बेसिक से शुरू करेंगे, जैसे आज मैंने लेक्चर में बेसिक शुरू किया। अगले लेक्चर में मैं आपको यह बताऊंगा जीएसटी में ये जो पुरानी प्रॉब्लम्स थी इनको दूर कैसे किया गया, क्या होता है आईजीएसटी, क्या होता है सीजीएसटी, क्या होता है एसजीएसटी, क्या जीएसटी स्टेट्स पे लागू होता है, यूनियन टेरिटरी पे लागू होता है। ये सारी बुनियादी बातें मैं नेक्स्ट क्लास में करवाने वाला। तो दोस्तों इंटेंशन यही है कि आप बेटर से बेटर स्कोर करें, आपके अच्छे नंबर आए, क्योंकि आपके अच्छे नंबर आएंगे तो आप अपना नाम रोशन करेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और टीचर का नाम तो ऑटोमेटिकली रोशन हो ही जाएगा। और वैसे भी दोस्तों इंटेंशन यही रहती है कि आप लोग हर चीज को समझ के करें, क्योंकि मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज उनके लिए नहीं है जो नॉलेजेबल नहीं है। और नॉलेज का पहला काम यह है किसी भी चीज के हम सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझ लें। तो अगर हमें सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझ आ जाते हैं तो फिर स्काई इज द लिमिट। तो दोस्तों अगले लेक्चर की वेट करिएगा। अगले लेक्चर में मैं आपको जीएसटी के बेसिक्स बताऊंगा, कैसे जीएसटी हमारे देश में आया और किस प्रकार से जीएसटी लगाया जाता है। टेक केयर। और आपको कहां संपर्क करना सब आपको पता है, आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।